Hello, dear students. So one more time, welcome back. Myself Ambuja, and finally we are back in our channel AI Foundation. So जैसा कि आप सब थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारा वेक्टर क्वांटिटीज. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपको कुछ बेसिक बातें पता होगी कि हमारा साइन टी रेशियोज, कॉस टी रेशियोज एंड टैन टी रेशियोज का वैल्यू क्या होते हैं. अगर आपको पता है तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये पूरा कंटेंट. यह जो कंटेंट होगा इसमें हम लोग बेसिक बातें करेंगे वेक्टर से रिलेटेड, और हम लोग देखेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है. और इसका दो मेथड है, एक तो एनालिटिकल मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है. सो इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे और इजी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा, और जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई भी दे दिया करिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे वी आर गोइंग टू सी वेक्टर्स. ठीक है, क्या हम लोग जानेंगे आज? वेक्टर्स पढ़ेंगे. तो कॉपी खोलकर नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा. अगर आप ये सभी पढ़ चुके हैं तो 2x पे करके स्पीड पर देखिएगा इस वीडियो को, और जहां पर क्वेश्चन आए उसे सोल्व करने की कोशिश करिए. सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स. ये आपको 9th में भी था, 11th में भी है, और आगे 12th में भी इसका यूज होता है. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी फिजिकल क्वांटिटी. सबसे पहले हम लोग कहाँ से आते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का. फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा जाता है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे तो आपको याद होगा, देयर वी स्टडीड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, वी नीड ओनली टू थिंग्स. हमने पढ़ा था कि सिर्फ दो ही चीज चाहते हैं, हम लोग को चाहिए होता है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. वन इज इट्स यूनिट एंड वन इज इट्स मैग्नीट्यूड. बट ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये उसी कंडीशन में फॉलो होता है जब हमारा क्वांटिटी कौन सा? स्केलर क्वांटिटी हो. अगर वही मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो देयर वी आल्सो वी नीड डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज द ओनली एंड ओनली थिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स वेक्टर क्वांटिटीज फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी. ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में कुछ और टर्म्स हैं जो आपको शायद कंफ्यूज कर देता है, वो भी मैं आज बताऊंगा. टेंसर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोगों ने ओल्डर क्लासेस में पढ़ा 9th क्लास में कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे वीडियो को 1 आवर तक कंप्लीट वॉच करो, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? पहली बात तो मैं आपको कर रहा हूँ 1, एंड दूसरा बात कर रहा हूँ आवर. सो यहाँ पे 1 क्या है? मैग्नीट्यूड है, एंड आवर इज व्हाट? द यूनिट ऑफ ऑब्वियसली टाइम. तो आपको पता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली हमारा स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एनी क्वांटिटी वेयर ओनली मैग्नीट्यूड इज इनफ टू गिव द ओवरऑल डाटा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी. सो इसमें हम लोग अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट दे दें तो पूरी काम बन जाती है इसमें, स्केलर क्वांटिटी में. बट rather than when we go and discuss about vector quantity, हमें क्या होती है? हमें बताना होता है कुछ डिटेल से उसके बारे में, कि पहली बात तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका यूनिट क्या है, एज वेल एज उसका डायरेक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ये दोनों के एग्जाम्पल्स. जैसे आपने स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल पढ़ा है, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सभी जो हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स, क्योंकि ओवरऑल ये सभी डाटा ही इनके अंदर आते हैं. क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट चाहिए होता है पूरे क्वांटिटी के बारे में ओवरव्यू हमें बताने के लिए. बट वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पता है ना आपको? तो ये सभी हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं. बट व्हाई? बिकॉज इनमें हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं. अब चलते हैं, कुछ समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स के वर्ल्ड में, फिर क्या मोड होता है, क्या होता है उसका लेंथ, क्या कुछ बोलता है. सबसे पहले हम लोग जैसे किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ले सकते हैं. जैसे मैं ए को ले रहा हूँ, तो ए के ऊपर अगर ये ऐसा डायरेक्शन पड़ जाए, ये एरो पड़ जाए,
तो ये जो है इसका डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, ए वेक्टर, इट विल बी रीड एज ए वेक्टर। सिमिलरली वी कैन राइट हियर बी वेक्टर। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट है ये वाला जो डायरेक्शन है, एरो है, ये देना। ये जो ए है इसको आगे हम लोग जानेंगे कि ये वेक्टर ए का ये जो है इसे मोड पढ़ा जाता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है एंड ये ऊपर वाला डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए ये जो है आगे वाला, इससे आप जानते हैं हेड रीजन है एंड ये जो है वो टेल रीजन है। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात, लेकिन उसके बाद कुछ और चीज हम लोग को जाननी होती है। कई बार आपको ऐसे मोड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसको मोड पढ़ते हैं, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। सेकेंड थिंग, कई बार आपको सिंपली ए भी लिखा हुआ रहे तो भी ये मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए लेकिन जब बात आती है ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन से, सो हमें वहां पे क्या होता है, जैसे आपसे कोई बोल दे कि 5 किलोमीटर का कोई पाथवे है, वह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज एनी गर्ल और एनी बॉय को भी 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता है, तो पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं एंड 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। पता है ना आपको, आई होप पता होगा। जैसे हम लोग का कोई भी प्लेन, टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, आपने पढ़ा है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों मेन डायरेक्शन हो गए। लेकिन इनके बीच में ही अगर हम लोग देखें तो सभी क्वाड्रेंट आपस में 90 डिग्री के ऊपर लाई कर रहा है एंड फर्दर हम लोग इससे और 4 सब डायरेक्शंस निकाल सकते हैं, जो कि हमारा इसके बीच से जाएगा, इसके बीच से जाएगा, इसके बीच से जाएगा एंड इसके बीच से जाएगा। अब आप बताइए कि ये कौन सा होता है, आपको पता होगा ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है एंड ये साउथ ईस्ट होता है। अब दो चीज, जब भी हम लोग कंसीडर करना है इन सब डायरेक्शंस को, तो मेन डायरेक्शंस के साथ रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये सब डायरेक्शंस आपस में 45 डिग्री एंगल से लाई कर रहे हैं एंड सिमिलरली ये जो मेन डायरेक्शंस हैं उनके साथ भी इनका जो थीटा का एंगल है वह कितना है, आपको पता है 45 है ना, क्योंकि ये इन बिटवीन जा रहा है। लेकिन क्वेश्चंस में जब वेक्टर्स का हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे कि एंगल जो रहेगा थीटा का वो कुछ भी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, लाइक दैट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ केसेस बताऊंगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच में लाई करता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है और नेगेटिव में कभी भी वेक्टर का वैल्यू नहीं आता है, ठीक है ना। ये दो टर्म्स आपको नोट कर लेनी है, हैशटैग लगा के लिख लीजिए मेरे साथ कि वेक्टर्स का वैल्यू, वेक्टर्स वैल्यू इज नेवर बी नेगेटिव, इज नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंड थिंग कि द थीटा और द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन बिटवीन द एंगल ऑफ 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है, और ये जो है वो 180 से हमेशा छोटा या इक्वल हो सकता है, ठीक है। यानी ये दो टर्म्स आपको नोट आउट कर लेनी है रिलेटेड टू वेक्टर्स, ठीक है। इतना टॉपिक क्लियर। कैन वी मूव फर्दर, आगे बढ़े, रेडी हैं इतने टर्म्स के साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये सभी बेसिक बातें थी जो आपको पता रहनी चाहिए थी वेक्टर से रिलेटेड, जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ सी, हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें देख ली है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज रिलेटेड विथ वेक्टर क्वांटिटी। उससे पहले मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लिखकर पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन का मेथड है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई वीडियो देख लिए तो हमें पता है, नहीं, यू हैव टू राइट सर्टेन टर्म्स ओनली। अगर आपको लगता है बहुत बेसिक बातें हैं तो मत लिखिए, लेकिन कुछ कुछ तो लिखा करिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये जान लेते हैं। सो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो है ही, उसके साथ मैं कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज दूंगा जो आपको लिखना होगी, ठीक है। सबसे पहला बात जान लीजिए कि अगर आपको कहीं भी मैथमेटिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में ये पाई दिख जाए तो इसका मतलब होता है 180 एंगल। कितना होता है? 180 एंगल। और यही अगर 2 पाई हो जाए तो 360 डिग्री एंगल। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। अब कुछ बातें कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड। पहला बात है बहुत इंपॉर्टेंट
कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास हमेशा डायरेक्शन होता है, बट ये जरूरी नहीं होता है कि जो भी क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो। मैं क्या बोल रहा हूँ गौर करिएगा। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको टेंसर क्वांटिटीज के बारे में बताया था। एक्चुअली ये इसी को बेस्ड था। ये हमेशा कंफर्म होता है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका डायरेक्शन होता है, लेकिन ये कहीं कंफर्म नहीं होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर ही है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे मैं लिख देता हूं हैशटैग लगा के, इट मीन्स व्हाट वेक्टर, इट हैज डायरेक्शन, ओके, बट all quantities having direction need not to be vector। ये आपको भी नोट आउट करके लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रेशर मैंने वहां पे आपको बताया था, स्ट्रेस बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको मैंने एग्जांपल दिया था। तो इसके लिए कुछ फैक्टर होता है जो कि सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी ही फुलफिल करते हैं। पहली बात तो कि ये जो होता है ना, एक सीरीज में और एक मेथड को ये फॉलो करते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो करते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी डायरेक्शन लेकर भी आएगा तो वह लॉ ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को फुलफिल नहीं करेगा। अब आपको कैसे लिखनी है आपको मैं आगे बताऊंगा, इसको भी हैशटैग करके नोट करिएगा। टू चेक whether any quantity having direction is vector or scalar, we go for vector law of addition। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू चेक वेदर एनी क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन इज वेक्टर और नॉट, वी गो फॉर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है इलेक्ट्रिक करंट का। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि ये जरूरी नहीं होता है कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं 1 घंटे के लिए टीवी देख रहा हूं, ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि भैया आज थोड़ा मौसम बढ़िया है, कल संडे है, तो भैया मैं 2 घंटे के लिए टीवी देख सकता हूं, मैं 1 घंटा और देखता हूं। सो व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट, रिजल्टेंट क्या होगा, 1 आवर प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 2 आवर। लेकिन वेक्टर के वर्ल्ड में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आए, रिजल्टेंट वेक्टर आए। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सपोज वी आर एडिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सो जो हमारा वैल्यू आता है उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि ए नोड प्लस बी मोड इज इक्वल टू आर मोड, ठीक है ना। ये पहले अंदर होकर ब्रैकेट में ऐड होनी चाहिए, तब हमको जो मोड मिलेगा वह इक्वल होगा। ये जो है वह इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों केस अलग अलग हो जाता है। जो फर्स्ट केस है वह आर के इक्वल टू है, सेकेंड वाला केस आर के इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। हो गया काम क्लियर, आगे चलें देखते हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं कुछ और टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं होता है कि अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हो ये स्केलर क्वांटिटी की तरह ही बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैं एक वुडन बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ मेरे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ टुवर्ड्स इस डायरेक्शन, ठीक है, एक फोर्स मैंने 5 न्यूटन लगाया है जो कि इस डायरेक्शन में। अब सेकेंड थिंग, अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो ये हर बार जरूरी नहीं होता है कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो 15 न्यूटन हो, ये लाई करता है 5 से 15 के बीच में। और इसका एक मेथड है, मैं आगे बताऊंगा, कि टू चेक द रेंज ऑफ एनी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a माइनस बी का मतलब ये नहीं है कि अगर a बड़ा है तो आप छोड़िए, इसको समझिएगा डिफरेंस, a एंड b का डिफरेंस, क्योंकि कई बार a भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है,
तो उस केस में आप ये मत बोलना कि भैया माइनस आंसर आ रहा है तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उस केस में याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो मैंने पहले बताया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना बातें कंफर्म हो गया। अब जैसे यहां पर ही समझिए, अगर हम दोनों वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, when both the vectors are parallel to each other, both the forces are parallel to each other, so what we will get 50 Newton as our resultant vector. But suppose if one vector is totally applied in just opposite direction, 5 वेक्टर को मैंने उस साइड लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगाया, 5 न्यूटन उस साइड एंड 10 न्यूटन इस साइड, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, ये 5 न्यूटन आएगा। आएगा ना, आएगा ना। अब इसमें अगर मैं a माइनस बी लिखता तो आप बोलते भैया -5 आ रहा है, नहीं, वेक्टर्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है, इतना बातें कंफर्म हो गया आपको, और यही हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको करंट का। करंट मान लीजिए 2 एम्पीयर का करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, 2 एम्पीयर ऐसा है, वहां तक आया। अब मैंने इधर से एक और 3 एम्पीयर का करंट दे दिया, तो भाई ये तो हम लोग डैम श्योर हैं कि आगे से जाएगा भैया तो 5 एम्पीयर जाएगा। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि कितना एंगल पे आ रहा है, कितना क्या पे आ रहा है, कुछ नहीं। तुम बेसिकली क्या करो, 2 एम्पीयर का इधर से तार जोड़ो, इधर से 2 एम्पीयर जोड़ो, देखना आगे जाके एम्मीमीटर लगा के 4 एम्पीयर ही आएगा। हाँ 4 एम्पीयर आएगा, क्योंकि ये कभी फॉलो ही नहीं करता है कि कौन सा एंगल से करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, सीधे जोड़ो आंसर आ जाएगा। इसी कारण से इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं। सेम एज स्ट्रेस प्रेशर। मान लो मेरे पास एक बॉल है, मान लो मेरे पास एक बॉल है, मैं इस बॉल को एक फोर्स इस साइड लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, मान लो मैं 10 न्यूटन इस बॉल पे, सपोज करो मेरे हाथ में एक बॉल है, नहीं तो चलो मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर नहीं समझो, इस मार्कर के ऊपर मैं 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा हूं जोर से, और 10 न्यूटन मैं इधर से लगा रहा हूं, तो देखना इसके ऊपर 15 न्यूटन ही पड़ेगा, 15 न्यूटन पड़ेगा। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि भैया इस डायरेक्शन में लगा रहे थे कि वेस्ट डायरेक्शन, और ये मार्कर टूट भी सकता है। तो यही बात है समझने का कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये सभी क्वांटिटीज फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी में रखे जाते हैं, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन होता है। इतना कंफर्म हो गया, शायद वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, इतने बातें दिमाग में फिट हो गई है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये सादगी हो। तो आपका हॉलीडेज कैसा चल रहा है, कमेंट करके ये भी बताना। आप कितने टाइम स्टडी के ऊपर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, सब आपका ब्यौरा मुझे दे देना। चलो भाई आगे देखते हैं। अब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं होता है कि कोई भी जो रियल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमारे वेक्टर का, उसको हम लोग एक बार तौर देखिए, जब ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए वेक्टर ऐसे था। अब ए का मैंने मोड बताया। अब ये जो मोड होता है या लेंथ होता है, वो ये कोई भी मान लीजिए ये मेरा एक वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है, ये जो लेंथ रहेगा एरो का, ये इज इक्वल टू होता है क्या, मोड, यानी इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना लेंथ होगा इसका। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर, तो आप स्केल से 5 मीटर लेके बैठने के लिए मत नापने लगना, नहीं तो आपका कॉपी से पता चलेगा भैया काफी ऊपर चला गया है, उसके लिए मेरे को बोर्ड भी कम पड़ रहा है 5 मीटर नाप के। नहीं, अपने मन से ऐसे यूनिट लेते थे, स्केल लेते थे। मैप में क्या होता है, स्केल दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज आप भी कर लेना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमें कितना सेंटीमीटर का पालना पड़ेगा वेक्टर, 5 सेंटीमीटर का। तो फट से स्केल लो, नाप लो भैया, हाँ 5 सेंटीमीटर है तो है। अब जहां डायरेक्शन दिया हुआ है वो डायरेक्शन में ले लो और सिंपली आप इस पे लिख दो, ये है मेरा वेक्टर ए। ठीक है ना। ये याद रखना कि लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन इस ऊपर वाले एरो से पता चलेगा या किस डायरेक्शन में इसका फेस है, ये जो टर्मिनल हेड है वो किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात तो पता हो गई आपको। चलिए फिर आगे देखते हैं और प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब बात करते हैं, कोई भी वेक्टर का अगर हम लोग 2 पाई एंगल पे रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। समझ में आया बात? देखो आप पहले लिख लो कि नोट करके द वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर ऑन रोटेटिंग 2 पाई डिग्री एंगल डज नॉट चेंज। मतलब क्या है
कि मान लो आप कोई वेक्टर ले लो जो ऐसा इस डायरेक्शन में है, इस ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को तुम क्या करो, 2 पाई बोले तो 360 डिग्री पे घुमा दो। तो आप अपने जानते हो कि भैया तो घूमने के बाद ये अपना इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, और जब इनिशियल पोजीशन में आ गया तो चेंज या वैल्यू किस बात का मैटर करेगा, सेम ही रहेगा ना। तो ये बस थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो अपने मन में करेंगे हम लोग और लिख देंगे हाँ। लेकिन क्या हो अगर पाई ही हो, पाई एंगल पे रोटेट किया जाए तो भाई वहां पे केस अलग हो जाएगा, वो आगे जानेंगे, लेकिन अभी ये जान जाओ, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हैशटैग डाल के लिखनी है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हैशटैग के बाद ऐसे टिक भी मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो यहाँ पे जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे हम लोग ऐसे पढ़ते थे, भैया ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब मान लो कोई वेक्टर है यहाँ पे दिया हुआ ऐसे, एंड यह जो वेक्टर है ये हमारा थीटा डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो क्या होता है कि ये ए वेक्टर था, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग के पास लाइसेंस होता है कि हम लोग किसी भी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, बकायदे कि उसका जो एंगल ऑफ जो भी का एलिवेशन है, डिप्रेशन है, जो भी है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो चेंज ना हो। अब तुम ध्यान देना कि इस वेक्टर ए को हम y एक्सिस पे कहीं पर भी रख दे तो इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। आया समझ में। जैसे मान लो ये अभी ओ पोजीशन पे था, तो हम उठा के भैया यहाँ पे हमको नहीं यहाँ पे माने तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे नहीं हमको यहाँ रखना है तो यहाँ रख दो, यहाँ नहीं तो हमको भैया यहाँ रखना है, कहीं भी तुम रख दो। बाकायदे एक ही y एक्सिस है तो y एक्सिस के ऊपर, और जितना एंगल है थीटा का वो थीटा का एंगल होना चाहिए। फिर सही है भाई, कहीं पे ले लो ना। हमको मन था कि हम यहाँ पे रखे तो यहाँ पे ले आए, ऐसे ला दिए, थीटा का एंगल थीटा हो गया, ये हमारा फिर वेक्टर ए है, जस का तस वेक्टर ए है। आगे ना समझे बात कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, एंड पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू ही हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ ग्राफ। समझ में आ गया। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे भैया वेक्टर को क्या सोल्व करना, हाँ वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को सोल्व करनी है। तो ये दो बातें हो गई। अब देखते हैं तीसरा बात क्या बोलता है। चलो तीसरा बात मैंने आपको स्टार्टर में ही बता दिया था कि किसी भी वेक्टर का एक रेंज होता है, दो वेक्टर्स के बीच का, सॉरी वेक्टर्स का रेंज नहीं होता है, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का रेंज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक वेक्टर ए है ऐसा, एंड एक वेक्टर यहां से बी गया ऐसा, एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर बी है, और ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो याद रखना कि ये थीटा का वैल्यू का एक रेंज होता है, और ये लाई करता है 0 से लेके 180 के बीच में। क्या हम लोगों ने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा। देखने दो मेरे को। ओके, ये 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू 180 एंड मिनिमम वैल्यू 0। मैंने एग्जांपल दिया था 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन का। वहां पे बताया था कि इसका रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है a+b। ये क्या था? मोड के थ्रू, यानी मैग्नीट्यूड के थ्रू, a+b एंड a-b था ना। एक्चुअली माइनस कोई टर्म होता नहीं हमारे पूरे वेक्टर वर्ल्ड में, वो एक प्रकार का प्लस ही होता है। जैसे समझो अगर कहीं पे माइनस तुम्हें गलती से भी दिख जाए तो आंख मूंद के सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि वह वेक्टर सही होगा, वह वेक्टर सही होगा। फॉर एग्जांपल समझो अगर कहीं पे दिया हुआ है कि एक वेक्टर ए है ऐसे और एक वेक्टर ऐसे है बी। अब बात करते हैं, आगे मैं बताऊंगा इक्वल वेक्टर्स के बारे में। तो देखो ये दोनों का लेंथ जो है एरो का वह इक्वल ही है। अब मैंने सेंटीमीटर स्केल से तो नापा नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप भी देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल है। अब ये पहला वाला वेक्टर ए था एंड दूसरा वाला वेक्टर बी है। तो आप क्या लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? नहीं, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी।
आ गया समझ में बात, आ गया बात समझ में, ठीक ना। और वही अगर ई डायरेक्शन में रहता ना तो आप सीधे लिख देते वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो उस केस में क्या हो जाता, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर हो गई बात। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यह जो वीडियो है ये पूरा वन शॉट तो नहीं दूंगा, बहुत लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, मजा बहुत आता है। रियल बोले ना तो फिजिक्स का जो अलग मजा है ना वह यही सभी चैप्टर्स में। जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, अभी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। तो ये वीडियो मैंने बनाया क्यों, क्योंकि आपने पूछा था। सोहम हैड आस्क्ड मी टू मेक द वीडियो ऑन वेक्टर, तब मैं बीच में लाया, नहीं तो अभी मैं चल रहा था वही सीरीज में आता है इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ इतना खतरनाक बोलूं ना, मैं क्या बोलूं, सुनो। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना तो धीरे धीरे कहार आने लगती है, घमंड आता है, भैया हम तो बहुत हैं, हम तो 30 मार्क हाँ है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इधर चल जाएंगे उधर चल जाएंगे, इधर फोड़ देंगे उधर फोड़ देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली चैप्टर्स का लोड आता है, न्यूमेरिकल्स में दम आती है, हमें अपने अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो हमारा जो जज्बा था ना, कॉन्फिडेंस था ना, ओवर कॉन्फिडेंस, वो धीरे धीरे डाउन अपने लेवल पे आ जाता है और हमें फाइनली पता चलने लगता है कि हमारा लेवल क्या है, कहाँ है हम, क्या हमारा दुनिया के साथ आउटकम है और कहाँ जा रहे हैं हम। जैसे अभी मैं बोलूँ ना तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ते हैं, भाई वो लड्डू है, इलेक्ट्रिक वर्ल्ड का लड्डू है, एकदम लड्डू, कुछ भी नहीं है। तुम पढ़ लिए वर्किंग ऑफ मोटर, वर्किंग ऑफ जनरेटर, हम तो एकदम 30 मार्क खाए, कौन बोलेगा हमसे, यही गलत फहमी में रहते हो तुम। इलेक्ट्रिसिटी का जो मैं आपकी वीडियो लाने वाला था ना, वहां पे तुमको पता चलता कि इलेक्ट्रिक वर्ल्ड क्या होती है। अरे कुछ जानते ही नहीं है तो भी उछलते चलते हैं कि भैया हम तो ये पढ़नी है वो पढ़नी है, इधर जाने उधर जाने, नहीं, बहुत कम जाने हैं, अभी बहुत कुछ जानना है। 11th-12th में करता क्या है, 11th-12th में कंसेप्ट ब्रॉड होते जाती है। वेक्टर्स 9 में ही पढ़ना था, लेकिन वेक्टर्स के बारे में इतना डिटेल थोड़ी था भी तो आईसीएसई के बोर्ड में था, लेकिन वो भी कुछ लेस है, बहुत नहीं है, बस थोड़ा सा एडिशन दिया था बस, लेकिन बहुत ब्रॉड पढ़ना रहता है और चैप्टर सेम ही आते हैं, बस कंसेप्ट बड़ा होते जाता है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना कि हमेशा काम एंड कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सभी को वैल्यू देना है और अपने अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत पढ़ लिए हो तो किसी को नहीं समझ रहे हो, गलत फहमी में चल रहे हो, गलत बात। सबको लेके चलो और माइंड में एक मेंटेन रखो, एम रखो कि अभी बहुत है, अभी बाकी है सब कुछ, मंजिल अभी दूर है, ठीक है। एक गाना नहीं है कि अभी बाकी है मंजिल, समथिंग ऐसे ही है कि बहुत कुछ भूल लेना है करके है। बहुत अच्छा गाना, सुनते रहिएगा तो आपको कभी घमंड नहीं आएगा, ठीक है ना। कभी हम स्टार्टिंग किए हैं, अभी बहुत कुछ दुनिया में बचा हुआ है। हाँ, तो बहुत आसान है वेक्टर्स, बस है कि यही कि लगातार टच में रहिएगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। We are going to talk about types of vectors. अच्छा, उससे पहले एक और बात बता देता हूं। देखो, ऐसा नहीं कि अभी तक मैंने 2 वेक्टर का यूज किया है तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा 2 ही वेक्टर मिलेगा। अरे वेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो, 50 हो, 100 में दे लो जितना देना है वेक्टर। अब वेक्टर दे ले जाना है तो देने दो। वेक्टर का रेंज नहीं होता है कि हम बोलेंगे 2 ही वेक्टर मिलेगा, 3 वेक्टर मिलेगा, नहीं, क्वेश्चन देने वाला के ऊपर है कि कितना वेक्टर दे दिया, ठीक है ना। और एक बात कि जब 2 वेक्टर्स की बात आती है, 2 वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर ए बी कुछ भी हो जाए, तो 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई करता है, दे आर कोप्लेनरी। मैं समझाऊंगा कि कोप्लेनरी का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में लाई करता है 2 वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो मान लो एक वेक्टर ए है एंड ए वेक्टर बी है। अभी छोड़ो, ये दोनों का बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, एक वेक्टर ए है एंड ए वेक्टर बी है। अब गौर से तुम देखो, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ये इतना ही बोर्ड का सरफेस में लाई कर रहा है। अब बात करते हैं 3 वेक्टर की, तो 3 वेक्टर भी कंडीशन के ऊपर रहता है, ये हमेशा ऑलवेज होता है, आपको लिख लेना है 2 वेक्टर्स ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ऑलवेज, ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन when we are taking or considering 2 vectors, but for 3 vectors condition is applied। देखो 3 vectors के लिए समझाता हूँ। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, ये हो गया वेक्टर सी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो ये एक प्लेन में हो सकता है नहीं हो सकता है, वो मैटर करता है कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 3 मार्कर है, आपने देख लिया कि मेरा 3 मार्कर है। अब मैं ये दोनों मार्कर को ऐसे रखता हूँ, तो ये ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर आपस में ऐसे हैं, अब अटैच करना जरूरी नहीं है,
ऐसे है तो आप देख पा रहे हो कि भैया ये दोनों एक ही प्लेन में है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना तीसरा मार्कर भी ऐसे रख दूं, भैया अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, बोर्ड के रेस्पेक्ट में देखो तो एक ही प्लेन में। लेकिन क्या हुआ अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, तो ये एक प्लेन में नहीं ना है, ये दोनों एक प्लेन में है बट ये नहीं है, क्योंकि ये आपकी ओर है और ये दोनों इधर है। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि 3 वाले में लिख लेना यहाँ पे 3 वेक्टर्स, बट कंडीशन इज देयर, कंडीशन इज अप्लाइड फॉर 3 वेक्टर्स, ठीक है ना। और एक चीज कि जो भी आपका डाउट रहता है तो पूछा करो, क्योंकि पूछोगे तब मैं बताऊंगा। ऐसे तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं चलता हूं, मैंने सिलेबस को देखा है और मैं सिलेबस को नहीं मानता हूं। बात साफ है, सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अप टू 10th आपको सिलेबस को छोड़ के चलनी है और वही बातें सीखनी है जो सिलेबस में कोई नहीं सीखता है, कि स्टूडेंट्स को अपने आप को सबसे अलग बनाना चाहिए। अब 90% तो सिलेबस की ओर भाग जाएंगे, सिलेबस में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, मैं बोल देता हूँ पूरे ब्लॉक का एक एक डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। अभी तो पता चला मेरे को हाल ही में कि 120 एलिमेंट हो गया। छोड़ो भाई, फिजिक्स में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कई बार मेरे को लगता है कि सिलेबस क्या देके हमें क्या एक तरह से अपाहिज बना देता है, पैरालाइज कर दे रहा है हमारे माइंड को। लेकिन हमें सिलेबस को छोड़ के सीखने की जोर देनी है, ठीक है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ डाइवर्सिटी, मेरे दिमाग में वो भी है कि डाइवर्सिटी के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा डिटेल से, एक एक किंगडम के ऊपर, वो भी मेरे दिमाग में चलता है। लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं जरूर लाऊंगा और लाऊंगा, आप देखना। अगर आपको डाउट रहता है क्योंकि आपको फ्यूचर स्टडी में वो हेल्पफुल होते हैं। छोड़ो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो ये 2 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार भावनाओं में मैं भी बह जाता हूँ कहाँ मैं किंगडम में चला जाता हूँ बायोलॉजी में, क्योंकि लगता है अंदर से फील आता है कि ये गलत कर रहा है सीबीएसई, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो फिर करते हैं स्टार्ट वेक्टर की। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर के लिए 2 चीज नेसेसरी है। फर्स्ट थिंग कि 2 वेक्टर अगर इक्वल होगा एक ही कंडीशन के ऊपर, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। सपोज वी आर टेकिंग 2 वेक्टर्स, सो mod A is equal to mod B. When mod A is equal to mod B, then also ये अगर फिजिकल क्वांटिटी का स्केलर होता है तो हम बोल देते कि इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी मोड यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, बकायदे उसका डायरेक्शन जो है वो अभी सेम होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि A इज इक्वल टू -B, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरा का अपोजिट में था, ठीक है ना। तो पहला इक्वल वेक्टर हो गया। बहुत ईजी है, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स में दूंगा, आपको समझ में आता चलेगा। एक हो गया इक्वल वेक्टर। अब बात करते हैं सेकेंड वेक्टर। तो सेकेंड वेक्टर वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल। हाँ भाई, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये हो गया वेक्टर ए एंड ये हो गया वेक्टर बी, दोनों आपस में पैरेलल है, तो इन्हीं को हमको पैरेलल वेक्टर बोल देते हैं। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 जब पैरेलल वेक्टर हो तो उनके बीच का थीटा एंगल कितना होगा। अब आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि एंगल कहां पे बनता है। एंगल बनने के लिए 2 क्या चाहिए? 2 लाइन सेगमेंट चाहिए, लाइन चाहिए, रे चाहिए, क्या चाहिए? 2 रे चाहिए। तो 2 रे कहां पे मीट करेगा? मान लो एक ये था, ये था, तो बताओ ये क्या एंगल बनाएंगे? अगर ये 2 वेक्टर्स हैं तो क्या ये आपस में दोनों एंगल बनाएंगे? हम बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बोलते हैं भैया हाँ भैया दोनों बनाएंगे। कैसे? तो क्या करिए ना, आप इसको ऐसे 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 बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे 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 बढ़ा दिया। अरे मूर्ख, तुमको पता है कि ये जहां तक था यहाँ तक बाउंड्री, यहाँ तक बाउंड्री, ये मैग्नीट्यूड था ए और बी का। ऐसा गलती कभी मत करना जिंदगी में। करेगा एंगल बनाएगा कब? जब हम पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड इन वेक्टर। खाली लिखने से नहीं होता है, समझने से होता है। अब मैं पूछ दिया मैंने कि ये दोनों के बीच का क्या एंगल बनेगा, एंगल बनेगा कि नहीं, खाली इतना मैंने पूछा है कि 2 वेक्टर ये और बी है, तो क्या ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे? तो बोलेगा हाँ भैया। कैसे आएंगे? इसको पीछे बढ़ा दीजिए, डॉट 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 देके। हम वर्टिकल लाइन और अथी का रे फॉर्मेशन नहीं कर रहे, इमेज फॉर्मेशन कि वर्चुअल बनेगा तो भैया पीछे जाएगा और अगर रियल बनेगा तो आगे बनेगा वो वाला बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ रख दो। अब पैरेलल शिफ्ट करने के लिए ध्यान देना कि जितना एंगल दिया, जितना डिग्री पे टिल्टेड है उतना ही टिल्टेड होना चाहिए। अब देखो ये थीटा बनाएगा, कांटेक्ट में आया दोनों,
तो ध्यान देना ऐसा फिगर को, अगर ऐसा है आप स्केल से मारना तो देखना स्ट्रेट है, अगर कहीं पे टिल्टेड रहेगा तो पैरेलल शिफ्ट करके रख देना बीच में या उसके ऊपर लाई कर देना तो थीटा बनाएगा। तो लिखना पैरेलल वेक्टर जहां पे थीटा का एंगल होता है 0, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं है भैया, कांटेक्ट रहता तब ना हम थीटा का वैल्यू बताते, पैरेलल में नहीं होता है कांटेक्ट। चलो 2 वेक्टर हो गया, आगे चलें एकदम आगे, कंफर्म। चलो तो फिर तीसरा है एंटी वेक्टर। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर बार बार क्या लिखूं आप समझ रहे होंगे। देखो पैरेलल समझ में आ गया तो एंटी पैरेलल जस्ट अपोजिट, एक ऐसा गया एक ऐसा आया तो दोनों आपस में एंटी पैरेलल है ना, क्योंकि एक का डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट है जस्ट, तो एंटी पैरेलल हो गया। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को लगा हाँ ये सब तो सब जानते होंगे, देखते हैं आप जानते ही नहीं। कोलिनियर देखना, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैनेज करना। कोलिनियर वेक्टर देखो, जब आप कोलिनियर लाइंस पढ़ते थे है याद कि 2 पॉइंट को मीट करता हुआ अगर एक लाइन चला जाए, 3 पॉइंट को मीट करते हुए लाइन चला जाए, पढ़ते थे ना कि 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट है, सभी को एक लाइन से पार कर गया तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, याद है। तो जस्ट वैसे ही कोलिनियर वेक्टर क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर टच कर दे, क्रॉसओवर नहीं करना है, हाँ क्रॉसओवर नहीं करना है, टच करना है। क्रॉसओवर का मतलब होता है ऐसे ऐसे पास कर जाना, नहीं, एक वेक्टर ए था ऐसा, एक वेक्टर बी ऐसा इसी पे लग गया, तो इस केस में कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पहला ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, दो सुनो एक दूसरे के ऊपर क्रॉसओवर नहीं कर रहा है, बस टच कर दे रहा है, दोनों एक दूसरा का ही पाथ को फॉलो कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलिनियर वेक्टर में जो प्रॉपर्टीज फॉलो होते हैं वही सेम लाइन वाला प्रॉपर्टी होता है पॉइंट्स वाला। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये जो भी आएगा ना वेक्टर्स के टाइप, ये आप पहले से पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा ये वाला कोप्लेनर वेक्टर। देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या कहता है, सेम भाई फंडा वही है कि अगर दोनों वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहा है तो वह कोप्लेनर हो गया। 2 वेक्टर्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 हमेशा एक ही प्लेन में लाई करता है, बशर्ते अगर 3 वेक्टर है तो डिपेंड करता है कि वह कहाँ पे या किस कंडीशन से रखा हुआ है। 2 मार्कर को मैंने ऐसे रखा था तो ये एक प्लेन में नहीं, सॉरी 3 मार्कर को मैंने 2 को ऐसे रखा था और 1 को ऐसे रखा था, तो आपने देखा ये दोनों तो एक में है, लेकिन ये तीसरा वाला मार्कर एक प्लेन में नहीं था। तो कोप्लेनर का मतलब होता है क्या कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर जब वे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट वेट करिए। यहाँ पे आई थिंक एटमोस्फेरिक एयर कारण मार्कर सूखने का केस बहुत आ रहा है, तो इसलिए मार्कर को बहुत मैं क्या बोलूं, मेरे को मार्कर का इंक बहुत जल्दी जल्दी रिफिल करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, 1 मिनट जस्ट वेट करिए, मैं मार्कर को फिल कर लेता हूँ, फिर हम लोग साथ में आगे पढ़ेंगे। चलिए फिर मैंने मार्कर को कर लिया, फिर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा आगे पढ़ना है। कोप्लेनर हो गया, अब आगे पढ़ते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। इतना दिखता है ना जी आपको, देखने दे रहे मेरे को बोर्ड के, हाँ उतना तो आपको क्लियर दिख रहा है वहां तक। ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट लाइन याद है, ऐसे 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे को ऐसे पास कर जाए तो ये होते हैं कॉन्करेंट वेक्टर, मीट कर देना। ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर अगर 2 वेक्टर एक दूसरे को पास करता है, ए वेक्टर एंड ओ वेक्टर अगर 2 एक दूसरे को पास कर जाए, क्रॉस ओवर कर जाए, तो ये कॉन्करेंट हो जाता है। इतना नोट कर लिए, कहाँ तक दिखता है, यहाँ तक आता है, साइड थोड़ा ऊपर यहाँ तक है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एक वेक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं, फिर इसको इरेज कर दूंगा मैं। लास्ट वेक्टर है जो इस प्लेन सरफेस पे आ सकता है, बोर्ड के सरफेस पे, वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं इरेज करके फिर से आपको दूंगा। अब कॉन्करेंट हो गया। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है हमारा जीरो नल वेक्टर। उससे पहले यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे यूनिट वेक्टर। इसका कोई सीरीज नहीं कि भैया आगे इसकी को पढ़े, नहीं, कोई भी ऐसे तुम पढ़ो ना, हम भी उतना लाइन से नहीं बोल रहे, कहीं आगे पीछे हो जाती है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर को इस पूरे वेक्टर टाइप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टिक मारो यहाँ पे आप भी कि यूनिट वेक्टर को इस पूरे वेक्टर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको हम लोग रीड करते हैं ए कैप वेयर ए कैप जो है वह यूनिट वेक्टर का साइन होता है। और याद रखना कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो एनी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, नहीं वो शायद जीरो वेक्टर का, आर्बिटरी, हाँ जीरो वेक्टर का छोड़ो, लेकिन याद रखो कि यूनिट वेक्टर का जो एकफ का एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे उसका यूज आएगा, वो है वेक्टर ए अपॉन ए का मोड। वेक्टर ए अपॉन ए का मोड ए कैप इज इक्वल टू होता है, ठीक है। यह जो है ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका यूज कर, ठीक है, समझ में आ गया यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप क्या है। और याद रखना कि यूनिट वेक्टर ही किसी भी वेक्टर को, किसी भी टाइप के वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लिख लेना अपने नोट में, जब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे कैसे, क्या मैं टर्म बोलता हूँ उसका मतलब क्या होता है। लास्ट वेक्टर है, आई थिंक 8 था ना, 7th हम लोग डिस्कस किया, 8 बच रहा है। 8 हुआ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जीरो। अब आप मतलब से समझिएगा भैया, इसका मैग्नीट्यूड लड्डू, बड़ा सा लड्डू दे दो, मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो इसका मॉड या मैग्नीट्यूड जीरो, बट इसका जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिटरी होता है, यानी कोई डायरेक्शन कहीं पे तो हमको माने यहाँ पे दे दो, वहाँ पे, यहाँ पे ना तो यहाँ पे, यहाँ पे ना तो यहाँ पे, यहाँ पे ना तो यहाँ पे, मतलब कहीं पे दे दो ना, लड्डू का आर्बिटरी है, कहीं पे घुमा के रख दो, हो गया। अब इतना समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कंसेप्ट को मैं घुमा कर ले जा रहा हूँ, कहाँ, जहाँ शुभम का डॉट था तो वहां मैं ले जा रहा हूँ। वहां जाने से पहले कुछ बातें अभी बात करने वाली है जो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि वेक्टर का जो रूल है वो सिर्फ एडिशन के लिए नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए है। लेकिन सब्ट्रैक्शन आंख मूंद, क्या बोले, आंख मूंद के बोलो तो एक प्रकार का एडिशन ही है, क्योंकि एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन नाम का चीज को वेक्टर में होता ही नहीं है। समझ में आया आपको कि वेक्टर में कोई सब्ट्रैक्शन नाम का टर्म ही नहीं होता है। वही वाला केस, अगर मैं a इक्वल टू बी लिख रहा हूँ तो a इक्वल टू माइनस बी हो जाता है, बस वही माइनस हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वह प्लस ही है। ब्रैकेट में देखिए आप माइनस बी लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो, सॉरी यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस बी ऐसे लिख दो, दोनों सेम ही चीज है, बस इसका डायरेक्शन बी का इधर चला जाएगा। समझ आ गया? यही होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर के एडिशन का भी रूल है, सब्ट्रैक्शन का भी रूल है, मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है, और 2 मेथड होते हैं इन सभी को फाइंड आउट करने का। या एडिशन का भी बात करूं, बाकी सबको देखेंगे बाद में, अभी इस वीडियो में एडिशन नहीं हो पाएगा। इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जोड़ने तो आता ही होगा, 2 + 2 कितना भैया? वेक्टर के वर्ल्ड में कुछ भी कहना मुश्किल है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो, इनफाइनाइट एंड कैन नॉट बी डिफाइंड, दोनों 2 वैल्यू होता है भाई। बोल देता हूं, समझ लो, इन्फिनिटिव नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। देखो, इन्फिनिटिव और कैन नॉट बी डिफाइंड दोनों 2 चीज होती है। हाँ, बात ऐसी कई बार हम यूज कर लेते हैं, लेकिन रियल अगर एप्लीकेशन में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैन नॉट बी डिफाइंड का वैल्यू कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब कुछ और होता है। जैसे आप क्या पढ़ते हो कि 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, पढ़ते हो ना? हाँ पढ़ते हो ना कि जीरो का भी डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं आ सकता। लेकिन वही एक और चीज क्या पढ़ते हो आप इमेज फॉर्मेशन है, कि भैया हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, हाँ इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज कैसा बनता है पता है। तो वो वाला और ये वाला दोनों अलग है, थोड़ा सा एक में लेके मत चलना, क्योंकि इसका कभी हम लोग यूज देखेंगे वेक्टर में। लेकिन अभी फिलहाल एडिशन की ओर चलें। तो एडिशन का 2 मेथड है। फर्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। एंड जो सेकंड होता है वो होता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वाली एनालिटिकल। नहीं, ग्राफिकल की बात आएगी तो भैया स्केल लेके बैठो, नापो चापो चापो उसके बाद लिखो। ग्राफिकल के छोड़ के अगर एनालिटिकल की बात आई तो स्केल को दूर फेंको, कॉपी पेन निकालो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सोल्व करते जाओ। एनालिटिकल होता है मतलब फॉर्मूला बेस्ड, ग्राफिकल होता है मतलब पेन निकालो, स्केल निकालो, पारते रहो पारते रहो पारते रहो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड का इस वीडियो के एंड तक। एनालिटिकल मेथड को कभी फुर्सत से देखेंगे कि दोनों से आंसर सेम आता है। ऐसा नहीं ग्राफिकल अप्लाई करेगा एनालिटिकल अप्लाई करेगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन ग्राफिकल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है,
किस क्षेत्र में? जब हम लोग को सुन लीजिए, एनालिटिकल से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बात सही है, लेकिन ग्राफिकल का यूज होता है मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए। एनालिटिकल से भी बना सकते हो, लेकिन ग्राफिकल में जब मैं पॉलीगॉन मेथड बताऊंगा तो जब 5 है, 10 है, 3 है, 4 है, जितना वेक्टर हो उसको आप ग्राफिकल से समझ पाइएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, दोनों का। ग्राफिकल का फर्दर 3 सब ब्रांच। पहला हो गया ट्राइंगल, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा पॉलीगॉन। अब जो मैथ वाले हैं वो तो कहेंगे भैया क्या बोलते हो तुम, पॉलीगॉन तो ये भी है। पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या होता है? कमेंट करके मुझे बताओ अभी, जस्ट अभी, कि पॉलीगॉन नहीं पता है तो आपको मैं बोल दूं कि भैया पैरेललोग्राम पॉलीगॉन है। भैया पॉलीगॉन पैरेललोग्राम है, क्या बोलते हैं आप, पॉलीगॉन पता ही नहीं है तो क्या समझोगे तुम। मेरा टाइम लॉस मत करो, अपना भी टाइम नहीं, पढ़ो कि पॉलीगॉन होता है। ठीक है, और इधर तो 3 मेथड है, एक तो ट्रायंगल, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल में क्या होगा हम लोग पढ़े देखेंगे। तो चलते हैं कहाँ, पटना नहीं, कहाँ जा रहे हैं? ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन। अरे वेक्टर एडिशन ऊपर से मिरेज हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। वीडियो का ड्यूरेशन कितना हुआ है? अप्रॉक्स 46 मिनट। सो हमें करना पड़ेगा मैनेज, फटाफट से देखेंगे, 2 नहीं हो पाएगा, सिर्फ ट्रायंगल वाला देख लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम आगे देखेंगे, एनालिटिकल आगे देखेंगे अगले वीडियो में, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन भी ऐड कर देंगे, डीपीपी ऐड कर देंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी ऐड कर देंगे, जो भी हो। तो आते हैं फटाफट से, हम लोग देख रहे थे एडिशन। अब लॉ ऑफ एडिशन क्या लिखूं, आप तो समझ गए हो, तो बस वेक्टर्स एडिशन। पहला क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलता है? 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ताल से ताल मिला, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गाना है ना वही जैसा। ये 2 वेक्टर को कई बार टेल से टेल मिलाने की बात आती है, कई बार हेड से टेल मिलाने की बात आती है। तो कहीं पे अगर HT में लिख दूं, कहीं पे TT लिख दूं, तो समझ जाना कि 2 वेक्टर्स ऐसे हैं और ऐसे हैं, यानी एक का टेल दूसरे के हेड पे लाई कर रहा है। और अगर मैं ताल से ताल लिख दूं तो एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, दोनों ताल से ताल मिला चुके हैं। समझ में आया बात? तो ये दोनों का मतलब ये है, ध्यान से इधर ग्राफ में देख लेना कि अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, गौर से समझो, फील करो और सोल्व करो क्वेश्चंस, और कुछ नहीं। हाँ, क्या बोलता है? देखो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है? इसका कहना है कि अगर 2 वेक्टर, ये अप्लाई होता है 2 वेक्टर्स के लिए, मोर देन 2 के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। तो समझ में आ गई बात? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि इफ 2 वेक्टर्स आर गिवन सच दैट दे रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant vector is taken by joining the 2 edges of the vector taken in opposite order. मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस दोहरा देता हूं। According to triangle law of vector addition, if 2 vectors are representing the, if 2 vectors are, नहीं पहले मैं ये बता दूंगा तो आप डॉट में आ जाओगे, पहले ट्रायंगल बोलता है। According to triangle of vector additions, if 2 vectors are representing the arms or the hands of triangle taken in same order, then their resultant vector is obtained by joining the 2 edges of the vector taken in opposite order. आया समझ में? 2 वेक्टर ए और बी कैसा लग रहा था? ट्रायंगल के आर्म्स को डिनोट कर रहा था, देखने में लग रहा था। अब कई बार ऐसा होगा कि देखने में हमको नहीं भी लगेगा, लेकिन क्या करना है भैया? पैरेलल शिफ्टिंग करके चेक करना है। कहा कि अभी मैंने जो पारा था ना पहले, वही था, पहले मैं वही बता दूंगा। टिपिकल टर्म तो इजी टर्म को वैल्यू नहीं दोगे, इजी टर्म ये नहीं है, समझो। एक वेक्टर 2 वेक्टर कैसा दिखने में लग रहा है? ट्रायंगल की तरह। तब हम लोगों ने क्या किया? इसको ट्रायंगल बनाना की कोशिश की, लेकिन कैसे बनाया? ये हो गया आर, रिजल्टेंट आर वेक्टर। सो ये होता है, आपको पता है कि ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। फॉर्मूला या मेथड क्या रहा कि 2 वेक्टर कैसे थे, एक ही ऑर्डर में चल रहा था, एक के हेड के ऊपर दूसरा का टेल लाई कर रहा था। तो हमने क्या किया? इस वेक्टर को
दोनों का इंड को मिला दिया और एक वेक्टर बनाया जिसका डायरेक्शन की साइड था अपोजिट ऑर्डर में, यानी ये ऑर्डर फॉलो कर रहा था तो अगला ऑर्डर इधर आता। ऐसे ए गया, जैसे ए इधर आ गया, फिर इधर आया, तो फिर अगला इधर आना चाहिए था कि हेड के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने इस बार फुट के अकॉर्डिंग ले गया। यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर और यही होता है मेथड उसका। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर, जो कि ऐसे आपको निकालनी है। तो चलो एक बार एक क्वेश्चन सोल्व करो यहीं पे कि मान लो भैया एक वेक्टर ए है, बहुत बढ़िया ए वेक्टर है, अब ए वेक्टर एक बी ऐसा है, तो बताओ मुझे क्या यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा? बोलो जल्दी से कमेंट करो फटाफट, जल्दी कमेंट करो। लगेगा यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? भैया बिल्कुल लगेगा। कैसे? पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, इसका पैरेलल करो चाहे इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, लेकिन याद रखना कि इसमें क्या होता है, हेड टेल मेथड। इसको क्या बोलते हैं? हेड टेल मेथड, HT, यानी एक का हेड दूसरे के टेल पे लाई करे, ये याद रखना। तो देखो तुम, अगर हम लोग अगर वैसे करने जाएं तो ये पॉसिबल इसमें नहीं है क्या? अगर आपकी बात मैं मान लूं, आप कहें भैया पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलल शिफ्ट करके मैं इसको यहाँ कर दूं या इसको यहाँ कर दूं। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया ऐसे कर दीजिए ना पैरेलल शिफ्ट, तो भैया ये हेड टेल फॉलो नहीं करेगा ना, काहे कि दोनों का टेल कांटेक्ट में आ गया, ताल से ताल मिल गया, ताल से ताल मिल जाएगा तो ट्रायंगल में थोड़ी रहेगा, ये कुछ और है जो अगला पढ़ोगे आप पैरेललोग्राम वाला। लेकिन अब आप ये भी कहना गलती है कहा भैया कि नहीं होगा। अब हम किसको पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, ई मैटर करता है। सॉरी, ये इतना बड़ा बी था तो बी है बड़ा। अब काहे ना हम बी को ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके रखने का कोशिश करें भैया। लेकिन भैया एक कंडीशन है ना कि ई जो थीटा का एंगल बना है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको डिस्टर्ब खाली मत करिएगा, बाकी कहूँ रख दीजिए ना, खाली बी का जितना बड़ा है उतने बढ़ा दीजिएगा लेंथ, बाकी हो जाएगा जी। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, ताकि पैरेलल शिफ्ट करके देखिएगा, थीटा एंगल पे रख दीजिएगा ना, और उसके बाद ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा ना, तो ये जो आर आएगा ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। बस शर्त याद रखिएगा कि पैरेलल शिफ्ट करना किसको है। अगर इसको करते थे तो ये ताल से ताल मिल जाता था, लेकिन यहाँ माथा से ताल मिलना था, चलते ऐसे करके बना दिया। देखने में तो बहुत ईजी है, हाथ ये सबको पढ़े की चीज है, ऐसे ही जानते हैं। लग रहा है ना? एक क्वेश्चन बनाओ तो मेरे साथ, देखते हैं आप में कितना दम है। आओ तो देख लेते हैं। हो। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इतना भी मैं बताऊंगा ग्राफिकल मेथड, हमेशा इसमें दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है। मैं खोल के बोल देता हूँ, हाँ 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू कम हो जाए, अरे बाबू एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं, देखो समझो, थोड़ा सा छोटा यहीं पे समझाएगा। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर निकला। अब एक चीज ध्यान देना कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू आर का मॉड। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? इट इज डिटरमाइंड बाय द एंगल बिटवीन द फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बनेगा वही इसका डायरेक्शन बताएगा। समझ आ गया बात? ये याद कर लेना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा वेक्टर ए ही के साथ होता है, कई बार वेक्टर बी के साथ ये बीटा बनाएगा, ए के साथ अल्फा तो बी के साथ बीटा, अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ये होगा इसका कंडीशन है भाई। दोनों समझाऊंगा कब होता है अगले 2 वीडियोस में, ठीक है। तो ये याद रखना कि एंगल किससे पता चलेगा, अल्फा विथ वेक्टर ए। बीटा भी होता है लेकिन अभी आप भूल जाओ, अभी आप अल्फा यहाँ देखो। आ गया कि एंगल, सॉरी डायरेक्शन पता चलेगा किससे, इससे। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन देने के लिए, तो क्वेश्चन बना दो। इफ तू मेरी जिंदगी है, मान लीजिए एक पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और भैया 30 न्यूटन लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। सो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर एज वेल एज, सुन लो पहले ध्यान से, मग्न होके तब बनाना, तो तुम्हारा कट जाएगा, समझे ना। तो 2 वेक्टर ऐसा है कि एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में,
और एक 30 न्यूटन का उसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में। सो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो भी हो एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वैल्यू। बताओ मुझे सोल्व करके। अभी तो बड़ा उछल रहे थे भैया ये सब हलवा है बना देंगे, वो कर देंगे, इधर कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जानते हैं, देखेंगे कि भैया हाँ ट्रायंगल तो दिख रहा है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 बना है, इसको कहें कि अब ऐसे नहीं चलना है, बड़ा दिमाग लगाते हैं, इसे बना देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, आंसर ले आएंगे, जो कि गलत है। हाँ गलत हो गया। हेड टेल मेथड, टेल टेल मेथड, अब कर दिए ना गलती तो आंसर आएगा गलती। इस चलते मेरा बात को समझो, तुम पहले हेड टेल मिलाओ, फिर जो आंसर है लाओ, और वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर, फिर डायरेक्शन बताओ। समझे ना? पोएम के थ्रू मैंने बताया आपको कि हेड टेल याद रखो, ऐसी कुछ भी कौवा मिल गया तो भैया हाँ हम तो मार दिए। गलत, बहुत गलत। पहले हेड टेल मिलाओ तब आंसर आएगा। तो हमको क्या मिला था? हमको मिला था भैया कि था ना कौची कि एगो पॉइंट था जैसा एगो 40 न्यूटन के पॉइंट पे लग रहा था, वो पॉइंट पे एगो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, बशर्ते एगो लग रहा था 40 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में और 30 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 30 न्यूटन को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएंगे कि हेड टेल मेथड है, तो इसको यहाँ से लाएंगे ऐसे, पैरेलल शिफ्ट हो गया तो 30 न्यूटन हुआ ना पैरेलल शिफ्ट। अब देखो हेड टेल अब क्या होगा, वही होगा जो पहले हुआ था। अब यहाँ पे बनेगा 90। अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ज्वाइन, कर दिए ज्वाइन, तो क्या आया आर रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, तो आर बराबर कौची होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या होगा भैया पढ़े ना, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। सो आर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मोड प्लस बी का मोड। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 40 किए तो 1600 न्यूटन प्लस 30 का स्क्वायर किया था 900 न्यूटन। अब ऐड कर दिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया भैया 2500 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया 50 न्यूटन। ये मतलब आर का वैल्यू आ गया, मोड आर का वैल्यू 50 न्यूटन। भैया यहाँ तक तो हम समझ गए आपकी बात, लेकिन अब 50 न्यूटन लगेगा करने। अभी दिखाया है यहाँ पे कि अल्फा एंगल समझो, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब आँख खोलो और इस फिगर को पढ़ो भैया, हाँ थीटा था तो इधर थीटा बराबर 90 था। अब समझेंगे अल्फा निकालना है यानी ई वाला निकालना है ना भैया। अब फटाफट से जब भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन की बात करे, जिक्र करे, तो आंख मुनो एगो प्लेन बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस सब के छोड़ मत देना कि ये सब तो यूज नहीं होता, सब यूज होता है। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सॉरी। और एक चीज लिखते कैसे हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा एंगल आ रहा है, मान लो यहाँ पे एक एंगल आया ऐसे, यहाँ पे बना, यहाँ पे 33 डिग्री मान लो, या 30 डिग्री जो भी बना यहाँ पे बना, तो लिखते कैसे हैं, ये तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं लिखते कैसे हैं, ये वाला समझो, यहाँ पे समझो कैसे लिखते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं तो फिर क्या लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, का ये पूरा प्लेन 90 का है ना, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखोगे यहाँ पे आप समझ लो कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझो अल्फा में निकालना है, हमें और कुछ नहीं पता, तो आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे, डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन निकालना कैसे है, देखो डायरेक्शन ये किधर दिख रहा है आपको अभी यहीं से दिखने पता चल रहा है भैया नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है, हमें इतना दिख गया नॉर्थ ईस्ट में ये लाई कर रहा है ना। आप बोले भैया साउथ ईस्ट क्यों नहीं लिए, अरे पॉइंट ऑरिजिन से समझो ना किधर लाई कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। अब एंगल बताना है हमें 3 और 30 और 40 है, तो याद किए थे कुछ कभी बचपन में, ये 2 3 3 4 5, ये अगर मान लें हम ये 3 है ये 4 है,
अभी 5 है। तो याद है कि छोटा एंगल छोटा साइड के आगे लाई करता है अपोजिट में, और बड़ा एंगल बड़ा के साइड। अगर ये 3 है तो 4 है, तो अब मुझे कमेंट करके बताओ एंगल कितना आएगा। कि आपका ड्यूटी है, मैंने होमवर्क दे दिया, मैंने समझा दिया आपको कि आपने बचपन में पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 आता था। सेम वैसे ही यहाँ पे 10 सबसे मल्टीप्लाई किया तो 30 40 50 है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे थीटा का एंगल जो निकलेगा उसको यहाँ पे रखना। अगर मान लो 30 आ रहा है, मान लो अल्फा बराबर 30 आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, सॉरी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो यहीं पे करते हैं सेशन को ड्रॉप। कैसा रहा वीडियो, पूरे टर्म समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो। कुछ क्वेश्चंस डॉट है तो पूछ लो, और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अभी वो वर्किंग नहीं है पोजीशन में, लेकिन कुछ दिन बाद फिर मैं ऑन करूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर स्टडीज।